इस क्वेश्चन को देख के पहले तो ये जज कर पाना मुश्किल है कि इसको भाई वेक्टर से करना भी है या नहीं। क्वेश्चन है आपका, ये कल मैंने दिया था, इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, E is a midpoint of OB. E is midpoint of OB. And F divides BA in ratio 1:2. And F divides BA in 1:2. ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये यूज वेक्टर इसमें जो लिखा हुआ है ना, अगला है उसने लिखा हुआ है यूज वेक्टर, वो क्योंकि उसको वेक्टर से करवाना था इसलिए। देन अगर ये ऐसे दिया, देन फाइंड ओपी अपॉन ओ एफ। इसके साथ आपका अटैच्ड एक डायग्राम भी दिया था इसका, और डायग्राम जो था वो मैं बता देता हूँ, डायग्राम अटैच था इसके साथ, है ना। ये डायग्राम अटैच था, मतलब, और नहीं भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका डायग्राम तो बनाया ही जा सकता है। ये था भाई, ये आपका ए ओ बी ले लेंगे, है ना। वैसे ए ओ बी, अगर इसको ये ऐसे हो, चलो ए ओ बी ना हो, ए सी बी हो, तो ये हो गया ए, ये आपका ले लो बी, और ये हो गया आपका सी। ठीक है। अब उसने जो बात बोली है, तो बी ए की बात कर रहा है, तो ये सीपी अपॉन सी एफ हो जाएगा, सीपी अपॉन सी एफ। ठीक है ना। हम्म। अब यहां से है, ए पर बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ए से, ए से ये डाला गया बीसी पर, और ये मिड पॉइंट उसने, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, बीसी। हेलो सर। हाँ वो ट्रायंगल मतलब वो दिया था और ट्रायंगल में पॉइंट हाँ, वो एक ही दिया तो। था, मुझे पता है वो दिया था, मगर मैंने उसको सी लिखा है जानबूझ के। देखते जाओ इधर। ठीक है ना। वो ओ दिया नहीं था जब ये क्वेश्चन आया था, तो ओ दिया नहीं था, ये ओ इसने कर दिया है ना। तो ये आपका मिड पॉइंट है, तो मतलब ये और ये मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, बी ए एफ डिवाइड बी ए। एफ आपका बेटा यहाँ कहीं है, 1:, बी ए को डिवाइड करता है, तो बी ए मतलब ऐसा है डायरेक्शन, तो ये एफ होगा आपका, मतलब ये रेशो आपका 1 है और ये रेशो आपका 2 है ना। कुछ चीज सिखा रहा हूं इसलिए अभी यहाँ पर देखिए। अब सीपी पी उसने बताया नहीं, हालांकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि उसने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था। ये डायग्राम दिया है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका सी एफ वाला, ये ए एफ, सी एफ और ए ई का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है आपका। तो आपको सीपी रेशो पी एफ बताना है, मतलब सीपी रेशो पी एफ। ये सीपी और रेशो, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो मान लो बेटा ये लेमडा रेशो 1 है, मतलब आपको लेमडा आइडेंटिफाई करना है। समझ में आई बात, क्या आइडेंटिफाई करना है। विघ्नेश, अनिकेत, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन ये डायग्राम है, हाँ मैंने इसका सर। थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, एसओटी में भी हम लोगों ने देखा था, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन एसओटी से भी हो जाते हैं, मगर ग्राफिकली क्या, सॉरी, वेक्टर से बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाता है। मैं तो कहता हूं कभी भी ट्राइंगल आ जाए और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की अगर वो बात कर दे कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमेशा वैसे पॉइंट हमेशा वेक्टर से करो इस तरीके के क्वेश्चन को। अब देखिए, यहां पर आपकी इच्छा है, आप किसी को भी ओरिजिन सेट कर सकते हो, बाकी जो रेस्ट है उन दोनों के पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ सी को ओ वेक्टर माना गया है, आपकी इच्छा हो तो आप ए को भी मान सकते हो, आपके आंसर में फर्क नहीं आएगा, है ना। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर, हमने ले लिए स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी बार एंड ओ बार। तो ये आपका स्मॉल ए बार हो जाएगा और ये बेटा स्मॉल बी बार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब वो बात करता है एफ की
अब ई आपका मिड पॉइंट है, तो ई के मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, बी बार बाई 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये दो 1:2 में डिवाइड करता है, तो ये ए बार प्लस 2b बार अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालें, कैसे निकालें? अरे 2 पॉइंट है ना आपके पास में। अरे सर, हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। अब ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, हाँ, वेक्टर वो इक्वेशन निकाल के, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी निकालो, ओ एफ की निकाल लो, ओ एफ की या सी एफ की, क्योंकि सी को तो वैसे ही आपने ओरिजिन माना हुआ है। सी एफ की वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो सी एफ की वेक्टर इक्वेशन निकालो तो लिख लो यहाँ की, सी के पोजीशन वेक्टर 0 है, एफ का पोजीशन वेक्टर आपको ए बार प्लस 2b बार/3 है। सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स करो इसकी, डायरेक्शन ये फिक्स ले रहे हो, ये डायरेक्शन ले रहे हो, तो ये लाइन बनाओ, और इसके या तो बाहर इधर ले लो या कहीं भी एक आर ले लो, तो ये आर वेक्टर मैंने जनरल यहाँ ले लिया। तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, बताओ बेटा क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होगी, बताओ आर जल्दी। बार माइनस 0 बार। आर बार -0 बार आएगा ना भाई, क्या प्लस कर रहे हो तुम, वेक्टर ऐसे ले रहे हैं ना, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल होता है ना। माइनस होगा। हालांकि प्लस और माइनस का जीरो पे फर्क नहीं पड़ रहा, पर गलती तो गलती होती है भाई। सर माइनस ही बोला मैंने। मेरे को प्लस लगा बेटा, इधर प्लस बोला, चलो आगे बोलो। और ए बार प्लस मतलब एफ बार माइनस 0 बार लैम्बडा। तो एफ ए बार प्लस 2b बार/3 और ये 0 बार, तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन तो बेटा ये आ गई, आर बार इक्वल टू लैम्डा प्लस ए बार प्लस 2b बार/3, ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। सिमिलरली वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए ई की, तो सबसे पहले क्या है, पहले ए का पोजीशन वेक्टर ए बार लिख लो, ई का पोजीशन वेक्टर है वो ई लिख लो, ये बी बार हो गया, बी बाई टू बार। अब डायरेक्शन फिक्स करो, सबसे पहले ये डायरेक्शन ले रहे हो, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा इसमें, आगे जाकर के पता पड़ेगा। पर डायरेक्शन ले रहे हो तो कहीं भी एक आर ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ आर, कहीं भी ले लीजिए आप, पीछे भी ले सकते हैं इसके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी ले लीजिए आप आर। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन आर बार माइनस ए बार इक्वल टू, या आपके पास में म्यू म्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे, b/2 माइनस ए बार, यही हो जाएगी। और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूंगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस म्यू b/2 माइनस ए बार, यही हो जाएगी। और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आई थी वो मेरे पास क्या थी, आर बार इक्वल टू लेमडा ए बार प्लस 2b/3, यही हो जाएगी। अब अगर ये दोनों लाइन आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसको बोल दो ये R1 है, इसको बोल दो ये R2 है, तो R1 बार इक्वल टू R2 बार, किस लिए कर रहे हैं, इंटर फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट P, फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P, इसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, R1 आपके पास क्या है, ए बार प्लस म्यू b/2 माइनस ए बार, दैट इज योर लैम्डा ए बार प्लस 2b/3। अब क्या करना है, कॉफिशिएंट कंपेयर करना है, तो यहाँ से कॉफिशिएंट ए वेक्टर का कॉफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर, कॉफिशिएंट ऑफ ए बार, तो ए बार का कॉफिशिएंट अगर आप कंपेयर करोगे तो इधर से कितना आएगा बेटा, इधर से तो यही आएगा ना, 1 माइनस म्यू, यही आएगा ना। इधर से कितना आएगा ए बार हाँ का, ये λ/3 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ बी बार, कॉफिशिएंट ऑफ बी बार इधर से कितना आ जाएगा, ये μ/2 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, 2 λ/3 आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत इजी पड़ रहा है आपके लिए रिलेशन निकालना। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो मेरे पास μ इक्वल टू 4 λ/3 आ रहा है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, और यहाँ जैसे रखेंगे तो 1 माइनस 4 λ/3 इक्वल टू λ/3। अब तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इधर आओगे तो 1 इक्वल टू 5 λ/3, और लैम्डा तुम्हारे पास कितना आ गया, लैम्डा आ गया तुम्हारे पास 3/5। समझ में आ गया, समझ में आया भाई, लैम्डा इक्वल टू 3/5 आ गया। अब तुमको वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली निकालनी, अरे बेटा एक गलती ये कर गए कि यहाँ पर अपन ने इसको लैम्डा रेशो 1 ले लिया, क्योंकि लैम्डा उधर यूज कर लिया, तो इसको लैम्डा नहीं ले सकते। अब इसको अपन क्या लें, इसको टी ले लेते हैं, है ना, ये टी रेशो 1 है ये,
क्योंकि लैम्डा उधर यूज कर लिया ना अपन ने, तो अब यहाँ यूज नहीं कर सकते ना उसको, एक ही कांस्टेंट दो बार यूज नहीं हो सकता। तो ये T/1 है। चलो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास आ गया लैम्डा। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखूं, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/5। यस, लैम्डा की वैल्यू 3/5 आ गई। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर किससे दिया जाएगा? R वेक्टर जो है, R2 वेक्टर जहाँ पे लैम्डा यूज है, वहां पर लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 3/5। तो ये कितना आ जाएगा? R2 वेक्टर इक्वल टू, यही होगा आपके पास पोजीशन वेक्टर बाय R2 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा A बार प्लस 2B बार बाई 3। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना हो जाएगा इसका? ये पोजीशन वेक्टर लैम्डा की वैल्यू 3/5 के लिए ये आपके पी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3/5 जैसे ही तुम रखोगे तो ये A बार प्लस 2B बार बाई 5। समझ में आया? अब आती है बात इसका कांस्टेंट निकालने के लिए, ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ओपी रेशो पीएफ निकालने के लिए। तो देखिए ओपी, ओ पी और ये एफ, एफ आपके पास में कितना आया था? ए बार प्लस 2B बार बाई 3। पी आपको पता है ए बार प्लस 2B बार बाई 5, और ये आपको पता है नल है, ये नल वेक्टर है आपका। अब आपको निकालना था किस रेशो में? 1 रेशो लैम्डा लिया था हमने, याद कीजिए। पीएफ वाले पार्ट को लैम्डा लिया था, लैम्डा क्या टी ले रहे हैं अपन, पी वाले पार्ट को टी ले रहे हैं अपन। तो ये जो टी है अब कैसे निकलेगा ये टी? हाँ भाई कैसे निकाले टी को? टी कैसे निकाले? हेलो सर, हाँ बोलो। सेक्शन लगा सेक्शन, कर सेक्शन वैसे फार्मूला लगा दो। यस वही है, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास में? टी ए बार प्लस 2B बार बाई 3। नहीं, टी थोड़ी, टी तो नल नल के साथ जाएगा ना। मतलब ए बार प्लस 2B बार बाई 3 प्लस 0 बार टी इंटू नल अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू ए बार प्लस 2B बार अपॉन 3। फिर से कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो पहले। वैसे बहुत ज्यादा नहीं, कॉफिशिएंट एक ही बार में ही आ जाएगा, कंपेयर भी क्या करना उसका, तो एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अब आप कॉफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ए का कॉफिशिएंट कितना है आपका? ए का कॉफिशिएंट इधर से कंपेयर करेंगे तो वो 1/T+1 है, और ये आपके पास 1/3 है। तो T+1 इक्वल टू 3 आ गया, तो T इक्वल टू तुम्हारे पास 2 आ चुका है। T इक्वल टू आपके पास 2 प्लस आ... हाँ बोलो बेटा बोलो। वो ऊपर का 3 हमें नीचे लेना पड़ेगा। ए बार प्लस 2B बार अपन सी का इधर लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ बेट हाँ, हाँ मैंने 5 लिख दिया गलती से ना, ये 5। यही कह रहे हो कि कुछ और कह रहे हो आप? सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, ए बार प्लस 2B बार अपॉन 3 था ना, हाँ, तो वो 3 हमें पहले नीचे लेना पूरे होगा। पूरे में लेना पड़ेगा ऐसे ना। हाँ, और वो 3 इंटू T+1 इज इक्वल टू 5 करना होगा। हाँ 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 हाँ, गलती कर गया मैं थोड़ी सी, वही मैं कहूँ आंसर मैच नहीं हो रहा है। अब आप कॉफिशिएंट ऑफ एक ही कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, आप आपको जब पूरा भी करने की जरूरत नहीं है। तो 3 × T+1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर 3T+3 दैट इक्वल टू 5 एंड योर T मस्ट बी इक्वल टू 2/5। तो आपका जो रेशो था, जो 1/T आप ले रहे थे, वो कितना आ गया? 1/2 बाई 1/2/3 होगा ना? 3 होगा, सॉरी 2/3 होगा, आई एम सॉरी, 2/3 होगा। और ये आपके पास में कितना था? ओपी नहीं, लेट 1 रेशो लैम्डा ले रहे हैं ना, तो ये आपके पास में एफ पी वेक्टर डॉट पी ओ वेक्टर, ये है आपके पास में। 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 3/2, ये रेशो आ गया आपका। और यही उसने पूछा था, ओपी अपॉन पी एफ पूछा था, तो ओपी अपॉन पी एफ आपका कितना हो जाएगा, है ना? तो इसकी अगर मतलब मॉड वैल्यू पूछी, मॉड वैल्यू का इसका कितना हो जाएगा? ये आपका 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। ये आपके पास टी आ गया है, तो ये, हाँ
1:T, तो ये आपके पास FP रेशो PO, ये आपके पास में 2/3 आया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ठीक है ना, ये आ जाएगा 3:2, तो ये आपके पास में OP, हाँ ठीक है, ठीक है OP नहीं बेटा, OP/PF उसने आपको 3/2 दे रखा है, जबकि आ जो रहा है ना वो FP/PO ये आ रहा है 3/2। सर 1:T हमने OP रेशो PF ही लिया है ना नहीं, सर? इधर देखो, मैं जो बात बोल रहा हूँ इधर देखिए, इसमें ये है आपका आपके पास क्या है, ये FP वेक्टर डॉट PO वेक्टर, ये आपके पास में 1:T लिया है ना हमने। नहीं, इधर डायग्राम में 1:T इसमें लिया है, और हाँ, आगे सॉल्व करते वक्त अपने OP की जगह 1 लिखा था। P की जगह 1 लिया है, अच्छा। ये गलती कर गया मैं यहाँ पे, यहाँ पे ये गलती कर गया, तो बेटा वो तो फिर चलो खैर, यहाँ पर मैं ये 1:T ले लेता हूँ और इधर इसको पलट देता हूँ फिर ना, इसको पलट देता हूँ, क्योंकि वरना वो पूरी कैलकुलेशन आपको डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। तो ये बेटा T:1 है, ठीक है, ये T:1 आ जाएगा आपका। तो जब ये T:1 आ जाएगा तो पर ठीक है, फिर तो फिर ये एक्चुअली आपका जो 1:T है, ये आपका OP/PF है। तो अब आपका जो OP/PF है वो आ गया, एक्चुअली आपका 3/2 आ जाएगा। क्लियर है ना आपको, क्लियर है ना? चलिए हाँ अगला, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। हाँ बेटा, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम थी आपको? फिफ्थ वाले पार्ट में? फोर्थ हो गया आपसे? हाँ सर, फोर्थ हो गया। कुछ भी नहीं है, डराता है ये सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन देके, और है बहुत इजी, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और आपने देख भी लिया होगा करके कि कितना इजीली हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल BEC EF इज ड्रॉन टू पैरेलल टू BC with E on AB and F on AC. If BF and CE meets at L, prove that AL bisect AB। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका EF is drawn parallel to BC, EF is parallel to BC, इससे बनाया गया है EF parallel to BC, EF is drawn parallel to BC with E on AB and F on AC, with E on AB and F on AC. If BF and CE, if BF and CE meets at L, meets at L, meets at L, prove that, prove that, prove that AL bisect BC। क्या प्रॉब्लम आई इसमें विघ्नेश बेटा तुमको? हाँ भाई, क्या नाम है सारे बच्चों का? ये क्वेश्चन किया है सबने या नहीं किया है? क्वेश्चन तो अच्छा है ये, आपने ट्राई किया है नहीं किया? वेदांत, क्वेश्चन किया है नहीं किया ये वाला? वेदांत, ओ वेदांत, क्वेश्चन किया नहीं किया? ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सिद्धेश, क्वेश्चन किया है नहीं किया ये वाला? सर नहीं, मतलब समझ। अच्छी बात है भाई। ये बोल रहा है ई आपका ए बी पर है, तो ई आप ए बी पर ले लीजिए, ये ई ले लिया आपने, और एफ आपका एसी पर है, तो एफ आपका एसी पर। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है कि ये दोनों, ये जो लाइन आप खींचोगे ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सी दोनों लाइन? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना? ये हो गया आपका। अब है बी एफ एंड सी ई, बी एफ दैट इज योर बी एफ, ई एफ, ये
बी एफ एंड सीई, ये बी एफ हो गया आपका, ये बी एफ है, और ये आपका सीई है। ये दोनों मीट्स एट एल, ये आपके एल पर मिलते हैं, यहाँ पे एल पर। तो आपको प्रूव करना है ए एल बाइसेक्ट बी सी। तो ये आपको बोल रहा है कि ये जो पॉइंट आएगा इधर से ऊपर, ये जो लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन आएगी, ये आपका एंगल, ये आपका मीडियन है। ए एल बाइसेक्ट बी सी, मतलब ये आपका ए एल जो है ना, ये ए एल, ये आपके पास ए एल जो लाइन है, आगे तक एक्सटेंड करोगे इस वेक्टर को, तो ये जहां भी बीसी को मिलेगा वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। मतलब कुल मिलाकर के ए एल आपकी मीडियन है। हाँ तो भाई कैसे होगा? ये कुछ बचपन में पढ़ा था क्या? यहाँ पे बच्चे का मैसेज आया है, सर ई एंड एफ साइड को के रेशो 1 में डिवाइड करते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ई एंड एफ साइड्स को के रेशो 1 में, नहीं बेटा, दोनों दोनों रेशो सेम लेने वाले। अब ठीक है, अगर तुम सेम भी ले रहे हो तो उसके बिहाफ में आपने कुछ पढ़ा तो होगा ना, कि अगर ये दोनों, वो मतलब पैरेलल लाइन, इसलिए वो ट्रायंगल हो रहा हाँ हाँ, वो वही बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी ना, ये इस तरीके से, ये ए बचपन में, मतलब ये शायद आपने, जब आप फिफ्थ या सिक्स्थ में होंगे ना, तब पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में ये थ्योरम। ये पॉइंट इधर डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को एफ ले लेते हैं, तो ये आपका ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं बिल्कुल सेम, सिमिलर ट्राइ अरे सेम ही ट्राइंगल है बेटा, ये एंगल कॉमन है और ये दोनों साइड आपकी पैरेलल है। तो ये जो साइड्स आपकी बन रही है, इसकी तो सारी की सारी साइड्स आपकी जो है वो आपकी सेम प्रोपोर्शनल में होंगी ना। अरे सिमिलर ट्राइंगल बन गए ना मेरे भाई, एडीई, एडीई, एडीएफ, आई एम हाँ सॉरी, एडीएफ जो ट्राइंगल है तुम्हारा, बच्चे का मैसेज आया है। हाँ बीपीटी थ्योरम, हाँ बेटा नाम वाम तो क्या वही, ये और ये आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। तो सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अब देखो एंगल की तुम बात करो, तो ये एंगल बराबर है, इसलिए ये साइड इस पूरी साइड के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये इसकी एडी जो है वो बी ए सी के इक्वल सेम प्रोपोर्शनल में होगी। तो वही तो वो करने की कह रहा है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम बोलेंगे कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ये सब आपके पास जो है वो सेम रेशो में होंगी। अब बात आती है कि डी का, देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो यहां से तुम जो है इसको, यहाँ पर इस पॉइंट को आप यहाँ से जो इसका रेशो जो है वो आप बता दो कि ये रेशो किस रेशो में होगा, या तो ये आप बता करके चल दो कि भाई ये इस रेशो में इसको डिवाइड करेगा ऐसे, या फिर दूसरा भी है कि दोनों लाइन को पैरेलल लाइन लेकर के कर दो, एक वो तरीका भी है इसको करने का। एक एसओटी से भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको करो, ये एसओटी से भी हो जाएगा, यही सेम क्वेश्चन एसओटी से भी हो जाएगा, एसओटी से भी हो जाएगा यही सेम क्वेश्चन आपका, वो भी एक तरीका है करने का। मतलब कुल मिलाकर के एल को आपको मीडियन प्रूव करना है कैसे भी करके, मतलब आपको ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, कैसे इसका रेशो निकालोगे, ये एफ पॉइंट का, ये जो इसमें रहा, ये बच्चा बोल रहा है प्रथमेश सर ये के रेशो 1 में दोनों को आप मान के चलिए कि ये जो रेशो है कि ये सेम रेशो में इसको डिवाइड करेगी, तो ये जरूरी, मतलब कैसे आप मान सकते हो यहाँ पे? अभी मैं के रेशो 1 मान लूंगा तो बच्चा पूछेगा सर आपने दोनों का रेशो सेम क्यों मान लिया, पूछेगा बच्चा यहाँ पे। तो वो उसके लिए बताना पड़ेगा तुमको भाई कैसे इसको सेम माने, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए ए को मान लो नल वेक्टर, मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को ओरिजिन माना जा सकता है, केवल एक को। तो एक को ओ मान लिया आपने, इसको ओ माना तो इसको बी वेक्टर मान लो और इसको सी वेक्टर मान लो। अब एक तरीका ये कि ई और एफ को एक अलग अलग वेक्टर मान करके उनके बीच में कंडीशन निकाल करके, वो भी एक तरीका है निकालने का। और अगर वैसे नहीं करना चाहते तो यहाँ से लैम्डा, मतलब ये क्या, मतलब इसका इनका रेशो जनरेट कर लीजिए आप, वो भी एक तरीका है करने का। तो कैसे करें, मतलब ए एफ रेशो एफ सी कैसे निकालें, या ए ई रेशो ई बी कैसे निकालें, बताओ। ए ई रेशो ई बी या ए एफ रेशो एफ सी, ये कैसे निकालें, कैसे निकालें बताइए, बताओ कैसे निकालें।
नहीं पता। कैसे निकाले विघ्नेश इस रेशियो को? देखिए इधर दो तरीके, या तो आप सीधे सीधे यहाँ से रेशो निकाल दीजिए, और अगर रेशो नहीं निकाल पा रहे तो दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको। अरे भाई इतना तो मानते हो ना कि ईएफ वेक्टर जो है वो बीसी वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल है, नॉट इक्वल, पैरेलल होगा, इतना तो मानोगे ना? तो हाँ तो इसका मतलब आपका एफ वेक्टर, ये आपको वेक्टर नहीं पता है, इसको नाम दे दो अभी को, चलो एफ वेक्टर ही दे दिया है ना, स्मॉल एफ वेक्टर, हमेशा वेक्टर को स्मॉल में, ये ई वेक्टर, मगर इस तरीके से बड़ा हो जाएगा ये, तो ये एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर। बच्चे का मैसेज आया सर रेशो को डिकम्पोज कर दो पार्ट्स में। अब तुम तो समझ रहे हो ना उस बात को, पर ये बच्चों को तो नहीं आ रहा, तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा, है ना? यहां से आपके, अच्छा ये आपने इधर निकाला, अब आपके पास ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब एफ वेक्टर को आप क्या ले सकते हो? एफ वेक्टर को आप ई वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, ये बी वेक्टर ये ले सकते हो, इससे ये ई वेक्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका, ये ई वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी ई वेक्टर में, आपका ए ई वेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा दूसरा, अब ये ई वेक्टर जब आ जाएगा तो इस इक्वेशन की ई सी सी ई की इक्वेशन और ए एफ की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, वही कंपेयर करके वो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद में सीधा सीधा निकाला जा सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर रेशो नहीं आ रहे निकालना तो इससे कर सकते हो आप। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है यहाँ से कि डिकम्पोज करके। हाँ भाई प्रथमेश, तो डिकम्पोज कैसे करेंगे ये भी बताओ, डिकम्पोज कैसे होगा? ये क्वेश्चन आना चाहिए था यार बेटा आपको। रेशियोज को डिकम्पोज करके, तो वो डिकम्पोजिशन कैसा डिकम्पोजिशन, कैसे? ये लाइंस आपकी सेम प्रोपोर्शनल में होंगी, ठीक है, बट ये और ये कैसे होगा मतलब? नहीं पता। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा भी अभी आपकी बहुत सारी चीज आपको बतानी है, तो मैं इस क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। देखिए ये जो पार्ट है आपका बी एफ बीई, इस पार्ट को आप एक्स ले लीजिए, और ये जो पार्ट है आपका एई, इस पार्ट को आप वाई ले लीजिए। इसी तरीके से एई जो पार्ट है, इसको इसको आप कोई नया वेरिएबल ले लो, डब्ल्यू आर ले लो, और इस वाले पार्ट को आप ये जो है वो डब्ल्यू, आर तो उधर यूज होगा, इसको एस ले लो, इसको टी ले लो। तो अब आपको देखिए, अगर ये एक्स प्लस वाई और ये इस तरीके से है, तो आपको क्या निकालना है? एक्स अपॉन वाई और एस अपॉन टी आपको निकालना है। तो एक्स अपॉन वाई यहाँ पर लगाइए, ए बी आपका क्या है? एक्स प्लस वाई, ठीक है ना? और दूसरा आपका एडी, एडी आपका कितना है? ए बी अपॉन क्या लिखा है मैंने, एडी तो ए बी अपॉन ए ई होगा ना, ए बी अपॉन ए ही होगा, ए सी अपॉन ए एफ होगा। बच्चे का मैसेज आया है। अरे वो सब तो बेटा बात, तुम मैसेज कर रहे हो वो सब तो बात की बात है, पहले इनको बताना तो पड़ेगा ना ये कि किस तरीके से करा जाता है, वही सब तो वही तो बताना पड़ेगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम है इस बच्चे का? ये एक्स एक्स प्लस वाई ए बी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ए बी। अरे बोलो विघ्नेश, एक्स प्लस वाई होगा ना ए बी, इसको एक्स माना हाँ इसको वाई माना। ये ए एफ आपका कितना दे रखा है? ए एफ सॉरी ए एफ क्या, ए ई आपका कितना है? ये आपका वाई हो जाएगा। इसी तरीके से ए सी मैंने कितना लिया है? पूरा एस और टी, तो ये एस प्लस टी, और ये ए एफ तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? एस हो जाएगा। तो ये कितना है यहाँ से? एक्स अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू टी अपॉन एस, आई एम सॉरी, ओहो, ये टी अपॉन एस प्लस वन, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो यहां से आपके पास में जो रेशो आ गया बेटा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू टी अपॉन एस, ये आ गया, सेम आ गया रेशो, मतलब एक्स रेशो वाई और ये टी रेशो एस, ये सेम आ रहा है आपका। इसको ले लो लेमडा रेशो वन, या फिर लेमडा नहीं तो के ले लो, क्योंकि लेमडा आगे यूज करोगे आप। ये आ गया आपका के रेशो वन। मतलब कुल मिलाकर के बेटा तुमको यहाँ से ये रेशो मिल चुका है दोनों का, और दोनों का सेम डायरेक्शन में आई एम सॉरी, सेम डायरेक्शन में लेना है, के रेशो वन, और इधर भी, इधर कैसे हो जाएगा ये के रेशो वन।
क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। एक मिनट रुकना बेटा। अब देखिए, ये दोनों आपके क्लियर हो गए यहां से। अब उसके बाद बेटा अब तो कर लेगा इसको तो आराम से। ओह कृष्णा। देखिए, अब यहां से ये ई आ गया, ये क्या आ गया, इसका आपके इंटर, इसका ई के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या चाहिए, ये ओ से मल्टीप्लाइड होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, तो ये बी बार अपॉन के प्लस वन। इसी तरीके से एफ के जो पोजीशन वेक्टर है, एफ के क्या होगा, ये के से मल्टीप्लाइड होगा, फिर से कोई मतलब नहीं है, सी बार अपॉन के प्लस वन। ये आ जाएगा? बोल बेटा, यही आ जाएगा ना? समझ में आया ना? अरे भाई, एफ हाँ के और ई के मैंने तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर निकाले। उसके बाद अब देखो यहाँ पे, यहां से आपको, इधर देखना बेटा, यहां से आपको ये एफ इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ, पूरा ही क्वेश्चन बता दिया मैंने तो, अब खैर, बी एफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ बी एफ। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से बी एफ की वेक्टर इक्वेशन, यहाँ पर आप ये लाइन है, इस पॉइंट पर यहाँ आर वेक्टर इधर ले लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऐसी ले रहा हूँ इसकी, इस साइड में, तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, दैट वुड बी सी बार प्लस के प्लस वन माइनस बी बार। ये आ गया। इसी तरीके से वेक्टर इक्वेशन ऑफ, लाइक वेक्टर इक्वेशन ऑफ सी सीई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर ले लीजिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर आर बार माइनस सी बार इक्वल टू म्यू, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, बी बार प्लस के प्लस वन माइनस सी बार। समझ में आया? अरे भाई, समझ में आया? अब देखो इधर, ठीक है, नाउ इसको बोलो R1, इसको बोलो R2, तो ये R1 बार इक्वल टू R2 बार, जैसे ही तुम करोगे, अब तो कर लोगे बेटा इसके आगे, तो R1 बार तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से R1 बार ये B बार प्लस सी बार अपॉन के प्लस वन, ये लेमडा बार माइनस बी बार इक्वल टू, ये R2 बार कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, R2 बार हो जाएगा तुम्हारे पास सी बार प्लस म्यू बी बार प्लस के प्लस वन माइनस सी बार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसके आगे कर लोगे अब, इसके आगे कर लोगे, हाँ सर। है ना, म्यू और सी की, और इन सब की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपके पास में, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कर लोगे यहाँ से, इसमें आसपास में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तीन वेरिएबल है, ये तीन वेरिएबल है और दो कोफिशिएंट मिलेंगे, रेशियो में बात करी गई है वहां पे, तो आपको जो है यहाँ पर जैसे इसको निकालोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, इस पॉइंट को निकाला जा सकता है। इसके आगे कर लेना विघ्नेश, आगे दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर। चलिए, ये कितना, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, कहां पर फंसे थे तुम इस क्वेश्चन में? पहले से ही फंसा था, ये रिलेशन मैंने समझ नहीं पाया। ठीक है, अब ठीक है ना, बचपन में पढ़ी हुई बचपन की प्रॉपर्टी है ये, हाँ बचपन में पढ़ाई जाती है, शायद भूल गए होंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, एडीई और एबीसी, तो क्योंकि ये हाँ सिमिलर सर, अब ट्रायंगल याद है वो। है ना, सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल करा जा सकता है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, और कुछ भी ऐसा अलग नहीं है उसमें। इस क्वेश्चन को अगर एसओटी से करना होता तो कैसे करते, एसओटी से अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो कैसे करते इस क्वेश्चन को? सर हम एंगल्स को इक्वल करके बता सकते थे। एंगल को इक्वल करके बेटा, कौन सा एंगल इक्वल करोगे, एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना बताना है मेरे भाई, उसको तो मीडियन बताना है, वो बोल रहा है कि ए एल बाइसेक्ट बीसी, उसने ए एल बाइसेक्ट एंगल ए नहीं बोला उसने भाई, सर नहीं मीडियन। मतलब मतलब एंगल से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ऐसा कुछ करके पूछ रहा हूँ। भाई अगर यार, अगर ट्रायंगल तुमने सिमिलर भी कर दिए तो इन दोनों साइड, चलो ठीक है, कैसे करोगे वो, कैसे करोगे वो, सर कैसे वो करोगे वो? हमें अगर मतलब बी एल और वो नीचे का पॉइंट है ना हम्म ट्रायंगल, और सी एल वो नीचे का पॉइंट, हम्म ये लो वो नीचे के एंगल। पॉइंट को नाम देते हैं, बार बार एम ले लो उसको, चलो हाँ। अब
सर तो फिर अगर हम वो मतलब BLM और CLM एंगल इक्वल कर दिया तो LM साइड तो इक्वल ही है और MC और BM वो इक्वल हो देंगे फिर। तो कैसे करोगे इसको? देखिए इधर, ये एंगल आपके पास में जो है वो बी हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, ये एंगल सी हो जाएगा। मान रहे हो ना बेटा इस बात को? इस बात को तो मानोगे ना, ये एंगल बी हाँ एंगल सी। ठीक है। अब इसके बाद आपने ही बोला है कि सर ये एंगल और ये एंगल आप जो है वो इक्वल कर दीजिए, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ सर। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मेरे को तो नहीं पता इक्वल है या नहीं, अरे कर दिए तो उससे ये कहाँ प्रूफ होगा कि ये, आपको ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन, इसको आपको मीडियन प्रूव करना है कि ये मीडियन है, और एम आपका जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ये आपको प्रूव करना है। कैसे कैसे करोगे? वैसे एक बात बताऊं बेटा मैं तुमको, हेलो हेलो, हाँ सर। देखिए ई एफ, एसओटी से भी हो जाएगा यही सेम क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एसओटी में प्रॉपर्टी आपको कुछ, हालांकि एसओटी से टफ जाएगा ये क्वेश्चन, वेक्टर से तो बहुत इजी हो रहा है। हो एसओटी से भी जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही एसओटी का, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पूरा उससे भी हो जाएगा। उससे अगर करना चाहोगे तो आपको ट्रायंगल एज्यूम करने पड़ेंगे यहाँ पे, कि मान के चलिए ये आपका ट्रायंगल, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल जो ये वाला एंगल बराबर है। इसके अलावा बात आती है बेटा, ये जो एंगल होगा जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेटेड एंगल से। सिमिलरली ये एंगल जो है आपका, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेटेड एंगल से। यही तो बात है भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब प्रश्न ये है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? वक्त लग जाएगा इसमें, हो तो ये उससे भी जाएगा, खैर ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, इसी का ही हमारा आज का काफी ज्यादा पार्ट तो उसी में ही हो गया अपना। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अब देखिए यही चीज हमने, यही चीज, अच्छा ये 2D ज्योमेट्री से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपका 2D ज्योमेट्री से भी हो जाता, यही क्वेश्चन आपका सेम 2D ज्योमेट्री से भी हो जाता है यही क्वेश्चन। 2D ज्योमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन को अगर करा जाता है तो उसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है कि या आप कार्टेशियन एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है, आपको इस पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दीजिए, बोल दीजिए ओ आपका मिड पॉइंट है, तो इसको आप एक -a,0 बोल देंगे, इसको a,0 बोल दिया जाता है। और अब रही बात आपके पॉइंट सी की, कहीं भी, मतलब सॉरी इसको बी दिया, इसको सी नाम दीजिए। अब ए जो है आपका, ए आप कहीं भी ले लीजिए और इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई नाम दे दीजिए, ये ले लीजिए एक्स कॉमा वाई। अब ये कार्टेशियन पे आ गया आपका सेम, अब वही बोल रहा है कि ये इसको ऐसे जाती है, ये यहाँ से ऐसे जाती है, पैरेलल है ये लाइन, ये पैरेलल लेकर के इसको, ये पैरेलल है तो ये y इक्वल टू के ले लेंगे इसको, और इस लाइन पर के पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से ये से भी किया जा सकता है, मगर उससे भी अगेन ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, है ना। बाकी किया जा सकता है, तीनों से किया जा सकता है इसको। चलिए बैक, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? इफ 3 points with position vectors a bar, b bar and c bar are collinear if they all lies in a same vector line, ठीक है। अब इसको कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये तीनों एक ही वेक्टर लाइन पर? देखिए क्योंकि हम वेक्टर लाइन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इस वजह से इसको प्रूव किया जा सकता है। देखो बेटा इधर मैं एक काम करता हूँ कि ये मैंने पॉइंट ए ले लिया और ये मैंने पॉइंट इधर बी ले लिया। अभी मैं ए और बी की बात करूं तो ये ए बार हो गया बेटा, ये मेरा बी बार हो जाएगा। मैं इस वेक्टर लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ, वेक्टर लाइन की बेटा इक्वेशन निकाल, ये पोजीशन वेक्टर है भाई मेरे, पोजीशन वेक्टर। तो ये आर वेक्टर, अच्छा इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ले लिया और यहाँ पर मैं पॉइंट को आर वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ, आर वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया। हाँ बेटा ए बी बार की जरा इक्वेशन बोलना कितनी आएगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बोलो। आर बार माइनस ए बार
सीधा बोला करो अब, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस हाँ, लैम्डा लैम्डा बी बार माइनस ए। डी बार माइनस ए बार। ठीक है बेटा, अपन कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई सी यहीं पे कहीं पे होना चाहिए ना, सी बार इस पे ही होना चाहिए। बोलो बोलो भाई। हाँ, हाँ अब देखो, अब अगर सी बार इसी पे ही है तो सी बार आपका वेक्टर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। इसी पर मैंने क्या बोला, हर पॉइंट आर वेक्टर को इस पर जो लाइन, इस पर जो पॉइंट इस लाइन पर होगा, ये आर वेक्टर सबको सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आ रही ना बात? अगर सी वेक्टर इसी लाइन पर है तो फिर वो इस लाइन को पोजीशन वेक्टर सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब मैं लिखता हूं इफ ए बार बी बार सी बार आर collinear, then C bar must satisfied to above equation। बताओ मैंने इसमें कुछ गलत बोला तो, या फिर वेक्टर इक्वेशन? जवाब दीजिए, कुछ गलत बोल रहा हूं इसमें मैं? कि अगर आपके पास ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो सी वेक्टर इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना, बोलिए। सही है। अरे सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ये तो बात सही बोल रहा हूँ ना कि अगर अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो सी बार इसको सेटिस्फाइड करेगा। और सी बार जैसी मैं यहाँ पे रखूंगा, तो सी बार जैसे यहाँ पर रखूंगा आर की जगह, तो ये ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब आगे देखते जाओ बस यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो गया, इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी बार इक्वल टू ए बार का कोफिशिएंट बेटा अपने पास क्या है, 1 माइनस लैम्डा, और बी बार का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा। ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी को ही विघ्नेश बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए बार 1 माइनस लैम्डा प्लस बी बार लैम्डा माइनस सी बार इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं ना इसी चीज को ही, कोलिनियरिटी की कंडीशन। हाँ, अच्छा आगे अगर इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ए बार 1 माइनस लैम्डा प्लस बी बार लैम्डा प्लस -1 सी बार, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। हाँ चलिए आगे देखना, लेट 1 माइनस लैम्डा को मैं x ले लूं, लैम्डा को मैं y ले लूं, और -1 को मैं z ले लूं। सर क्यों ले रहे हो ऐसे, अभी समझ में आएगा। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं ना, x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, y, z आर स्केलर एंड बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। समझ में आई बात? मतलब ये कंसेप्ट देखिए आप, अगर यस मेरा वीडियो नजर आ रहा है ना आपको? हाँ मेरा वीडियो, हाँ सर। इस कंसेप्ट को समझिए आप। ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है ना, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास 3 पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर आप इन तीनों को, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, -∞ से +∞, कोई भी, अगर 3 ऐसे नंबर आपने मतलब आइडेंटिफाइड कर लिए एक्स वाई जेड, जिसके लिए एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 हो जाए, इसके अलावा वो भी 0 हो जाए, आगे तो लिखना भूल गया। हाँ बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? क्या 0 नहीं है क्या? चेक करो, हाँ सर, 0 है। ये भी 0 होंगे। अगर ये 3 नंबर तुमने इस तरीके से निकाल लिए कि एक 3 अगर कोलिनियर वेक्टर्स के साथ में, कि ए बार बी बार सी बार, अगर तुमने 3 नंबर ऐसे निकाल लिया, अगर तुम्हारे पास है स्केलर, देखो सुनो, जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे तो मैं कहूंगा कि इनको प्रूव करो कि कोलिनियर है। तो कोई भी ऐसा बेवकूफ बच्चा तो नहीं है जो 3 नंबर खोजने बैठेगा कि यार 3 नंबर मुझे ऐसे निकालने हैं जिनको इनसे मल्टीपल करके तीनों को जोड़ दूं तो भी 0 आ जाए और आपस में जोड़ दूं तो भी। ऐसा तो कोई बेवकूफ नहीं है, तुम क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा ऐसा तो। कौन इतना सोचेगा यार मैं 3 वेक्टर भी उठा के कुछ भी दे दूं आपको, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, 3 कैप जे कैप, फिर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, कुछ भी उठा के दे दूं। तो कौन ऐसा बच्चा है जो 3 नंबर ढूंढेगा? ऐसे करना ऐसा किसी को नहीं है। मगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जैसे बेटा मान के चलो एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है, मैंने देखा एक पेपर में, जेई में नहीं था, आया था कि एक्स ए बार
plus y b bar plus z c bar equal to 0 and x plus y plus z also equal to 0 for every x, y, z belongs to R, then a vector, b vector, c vector R lies on a circle, lies on a vertices of a triangle, inside in an ellipse or collinear. तो ये collinearity की कंडीशन होती है। समझ में आई बात है ना? यहाँ पर ये मतलब नहीं है, इतना तो कोई भी नहीं है, तुम क्या मैं भी नहीं कर सकता इस तरीके से, तो क्या मुझे बोल दे एक कोई 3 वेक्टर दे करके मुझे बोल दे कि सर इसके लिए एक्स वाई जेड बताओ, कोई नहीं करेगा ऐसा, मगर कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की, सीधे। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ चलिए, है ना? तो याद होना चाहिए कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बच्चे का मैसेज आया? ठीक है सर, ओके, चलिए। तो ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की, इसलिए 4 पॉइंट की भी एक कंडीशन होती है, वो भी याद होना चाहिए कि दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इफ, लिख देता हूं, ए बार, बी बार, सी बार आर कोलिनियर, ठीक है, देन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x plus y plus z also must be equal to 0 for every x, y, z स्केलर है और बिलोंग्स टू r है। जब बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दोगे तो स्केलर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रियल लाइन पर आपके कांस्टेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, वेक्टर नहीं होता है वहां पे कभी भी। क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एक बचकाने क्वेश्चन है, वो मैं आपको दूंगा, और एक थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको ड्रॉप करूंगा, है ना? इसके आगे अभी तक बेटा हम लोग क्या कर रहे थे ना, देखो सुनो, अभी तक हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे थे ना, एक मिनट रुकना बेटा, ये क्या विंडो ओपन हो गई? हाँ, अभी तक बेटा अपन ने जो वेक्टर पढ़ा है आज तक का जो अपना वेक्टर है ना, ये अपन लोगों ने अभी तक सिर्फ अपना बेस बनाया है। जब रोनाल्डो ऐड नहीं करता इनका, तो हम क्यों करें भाई? सही नहीं है? चलिए, देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने चीज पढ़ी है, ये हमारा बेस हुआ है, ये हमारा वेक्टर का। इसके आगे वेक्टर अब आपका आएगा, अब आपके देखिए क्या आएगा, अब आपके पास में आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ा होगा सब लोगों ने। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो में लगता है ना, दो में डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, दो में क्रॉस प्रोडक्ट भी लग जाता है। ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बेसिक सा है बिल्कुल, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। तो ये जो चीजें है ना आपके पास, ये दो दो वेक्टर को लेकर के ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी। अब आगे जो हमारे पास आएगा, हमारे पास जो जेई में हमारे पास है वो 3 का है। 3 के बीच में किस तरीके से प्रोडक्ट लगता है? जाहिर सी बात है, तीनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो लग नहीं सकता, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दो में लगा दिया तो स्केलर आ जाएगा, और स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता नहीं है। तो इसमें किस किस तरीके से ऑपरेशन, हाँ, तीनों में स्केल, ये आपका तीनों में वेक्टर प्रोडक्ट लग सकता है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तीनों में आपका डॉट प्रोडक्ट एक साथ नहीं लग सकता, मगर ठीक है ना? तो इसके ऊपर कुछ एक आधा क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको ड्रॉप करूंगा, अभी क्लास के बाद सीधे ही वो आपको करने। और इसके अलावा कल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे हमारा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। पहले दो में देखेंगे, आगे जाकर के इसी को ही 3 में भी देखा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं जाते जाते, कि हालांकि इतना ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है ना? अच्छा, वैसे एक बात बताइए, अगर आपको बोल दे के जाए ए बार आपको ये दे दे, जैसे ए बार आपको दिया है, ऐसा दिया है 2, 5 और -4, ये देने का तरीका होता है, मतलब इसका कहने का मतलब है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप -4 के कैप, है ना? ऐसे भी दिया जा सकता है। बी बार आपको ये दे दे, बी बार आपको 1, 4 और -3, आगे से हम ऐसे ही देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। सी बार आपको दे दे 4, 7 और ये -6। ठीक है, अब आपसे पूछे कि क्या ए बार बी बार सी बार ये कोलिनियर है या नहीं? आगे और भी कंडीशन आएगी, है ना? चेक द कोलिनियरिटी, ना पूछे चेक द कोलिनियरिटी। तो कैसे चेक करोगे? अभी तक की नॉलेज के बिहाफ पे कैसे चेक करोगे इसको? सिंपल है,
ए बार और बी बार को लेकर के इनकी वेक्टर इक्वेशन निकाल दोगे तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ, अच्छा चेक द कोलिनियरिटी, और इफ कोलिनियर then find the ratio in which b bar divide line joining a bar and c bar। तो कैसे हो जाएगा, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ AC निकाल लेंगे पहले तो, और वो हमारे पास कितना हो जाएगा AC की ही डायरेक्शन ले रहे तो A हमारे पास ही, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे R बार माइनस A बार इक्वल टू लैम्डा C बार माइनस A बार। देखो आपको पहचान के लिए बताऊं, A बार अगर इधर नेगेटिव है ना तो A बार इधर भी नेगेटिव होगा, अगर डायरेक्शन एक ही साइड में ले रहे हो दोनों की तो, है ना, ये याद रखने का तरीका है। तो R बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बार प्लस लैम्डा C बार माइनस A बार। अब R बार आपका कितना हो गया, A कितना दिया है आपको 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, और ये C बार माइनस A बार, तो C बार माइनस A बार आपका कितना हो जाएगा, C ये है और A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, ये रहा, इसको उठा करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आएगा 2i कैप और ये प्लस का 2j कैप और ये माइनस का 2k कैप। ठीक है भाई, यही आ जाएगा। और अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो आपको इफ A बार B बार C बार आर कोलिनियर then B bar must satisfied to above इक्वेशन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सुनो, अगर मैं बात हमारे 2D ज्योमेट्री के हिसाब से करता हूं कि मेरे पास कोई एक 2D इक्वेशन में एक लाइन है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, अब मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया 6,1, अगर 6,1 x प्लस वाई इक्वल टू 7 को सेटिस्फाइड करवाता है तो क्या हो जाएगा, x की और y की जगह रखेंगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगी। यहां पर क्या होगा सेटिस्फाइड करने से, मतलब LHS RHS बराबर नहीं आ सकती क्योंकि लैम्डा अननोन है, तो यहां पर सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होगा, मतलब अगर सेटिस्फाइड अगर कोई पॉइंट नहीं करता है तो उस बात से फिर क्या मतलब होगा बताइए, मतलब मैं कैसे मान के चलूंगा कि यह सेटिस्फाइड हो गया, रिप्लाई कीजिए। मतलब अगर मैं अभी आर वेक्टर की जगह बी वेक्टर रख दूंगा ना, तो अब मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊंगा तो आर वेक्टर और ए वेक्टर दोनों साइड आप खुद भी मानते हैं दोनों साइड इक्वल नहीं आ सकती क्योंकि लैम्डा आपका हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, और जब तक लैम्डा क्वेश्चन में है तो यहाँ पर दोनों भाई ये हम 2D जो पढ़ते थे x प्लस वाई इक्वल टू 7 और मेरे को चेक करना है कि आपका 2,3 इस पर है या नहीं है, तो 2 और 3 रख देता था इसमें तो 5 इज नॉट इक्वल टू 7 आ जाता था, तो मैं बोल देता था नहीं है। 6,1 को सेटिस्फाइड कराऊंगा तो 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा, मैं बोल दूंगा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मतलब सेटिस्फाइड करने से मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे कि सेटिस्फाइड हो गई और हम कब बोलेंगे कि भाई ये केस ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्या होगा वो केस, तो देखिए वो केस क्या है, जैसे ही मैं बी वेक्टर को आर वेक्टर की जगह रखूंगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी में मेरे पास लैम्डा अननोन है, अगर मेरे पास लैम्डा जो है एक फाइनाइट नंबर आ गया, मतलब आप मान करके चलिए इधर भी इक्वल टू वेक्टर और इधर भी मेरे पास कुछ एक लैम्डा इक्वल टू समथिंग आ गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू जो है वो मतलब कुछ ना कुछ एक रियल नंबर आ जाती है तब तो ठीक है, और अगर रियल नंबर नहीं आई, लैम्डा की वैल्यू रियल नंबर नहीं है, कुछ ऊट पटांग आ रहा है, मतलब 1/0 आ रहा है 7/0 आ रहा है, तब हम कह देंगे कि लैम्डा रियल नहीं आ रहा है इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो मैं अभी आपको सेटिस्फाइड करा के दिखाता हूँ। तो बी वेक्टर रख रहा हूं मैं आर वेक्टर की जगह, तो मैं बी वेक्टर जैसे ही रखूंगा तो बी वेक्टर मेरे पास कितना है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप that is equal to, that must be equal to 2i cap plus 5j cap minus 4k cap plus lambda, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, i cap प्लस j cap माइनस k cap। बेटा विघ्नेश यहाँ तक क्लियर है ना, बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ अब देखो मैं इसका साइड चेंज कर रहा हूँ, कैसे लैम्डा आपका फाइनाइट आता है, देखो बेटा साइड चेंज करेंगे तो ये मेरे पास माइनस का i कैप, इधर ये जाएगा तो ये माइनस का k कैप,
और जब ये इधर ये जाएगा तो ये बेटा आपका प्लस का के कैप यही आएगा, और ये आपके पास में लैम्डा, और ये मतलब 2 लैम्डा, और ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यही आ गया। बोलो मेरे भाई, यही आ गया ना, बोलो। हाँ सर। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, माइनस कॉमन ले रहा हूं इधर से, और माइनस इधर ही दे देता हूं, या फिर माइनस इधर भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपका आई कैप प्लस जे कैप, ये जे है जे कैप, और ये माइनस का के कैप, ये -1 आ गया इक्वल टू 2 लैम्डा, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो बेटा ये दोनों वेक्टर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बोलो। हाँ सर। ये वेक्टर अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो इनका ये दोनों साइड ये भी मैच हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर होने के लिए लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, -1/2। समझ में आई बात। हाँ। तो क्या हाँ आप बताइए, लैम्डा -1/2 क्या ये रियल नंबर होता है या नहीं होता है, बताओ। होता है। होता है। तो आपका लैम्डा क्योंकि रियल नंबर आ रहा है इसलिए सेटिस्फाइड हो गया। यही मान के चलो बेटा, अगर ऐसा आ जाता तुम रखते और ये ऐसा कुछ आ जाता, यहाँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये आपके पास में लैम्डा, ये आपके पास में क्या आया था बेटा, ये 2 लैम्डा आया था, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बेटा यही आया था ना, यही आया था ना, बोलो। हाँ। अब आप बताओ क्या वेक्टर पार्ट इक्वल आ रहा है क्या। नहीं। तुम नहीं तुम लैम्डा को कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, क्या ये दोनों वेक्टर बराबर। अरे बेटा सिंपल सी बात है, जब इनका वेक्टर पार्ट दो कैसे हो सकता है ये, कम से कम इनका यूनिट वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में हो, तब तो लैम्डा को कुछ ना कुछ वैल्यू रख करके आप सेम डायरेक्शन में सेम वेक्टर बना सकते हो। जब एक तो ये इधर भाग रहा है और एक ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पर इसका कांस्टेंट पार्ट जो कि लैम्डा है, उसको मैग्नीट्यूड को घटा के बढ़ा करके इनको कैसे सेम ला दोगे आप, नहीं ला सकते ना, बोलो भाई। हाँ है सर ना। नहीं ला अब सकते। अब बात है, अगर कोई बच्चा जिद पे अड़ी जाए, नहीं सर मैं तो लेके आऊंगा, तो लेकर आ जाओ बेटा। लैम्डा पता है क्या होगा फिर आपका, 0/0। क्यों 0/0 होगा, रखो यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये जीरो इधर गया और ये जीरो इधर गया, अब दोनों बराबर आ गए 0/0। पर क्या लैम्डा इज इक्वल टू 0/0, क्या ये रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है क्या। नहीं सर। तो इसलिए आपका आंसर है कि ये कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब लैम्डा अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है तब हम बोलेंगे यस सर सेटिस्फाइड है, मतलब ये तीनों कोलिनियर हैं। हालांकि कोलिनियरिटी के और भी अच्छे टेस्ट है, इससे भी इजी टेस्ट है, मगर मैं सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन घुमा करके कंसेप्ट पर पूछ ले तो पता होना चाहिए। समझ में आई ना बात। मतलब लैम्डा आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा जो कि रियल नंबर पर एग्जिस्ट करती है, अगर कोलिनियर है तो। नहीं आया तो उठपटांग आंसर आएगा जैसे ये है ना। अभी लैम्डा की कोई भी वैल्यू इन दोनों को बराबर नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो आप करके बताओ तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वेक्टर हैं, इनका इनकी डायरेक्शन ही अलग अलग है। भाई मैं बोलता हूँ बेटा एक एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये एक वेक्टर ये ऐसे जा रहा है, मैंने बोल दिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैंने बोल दिया कि ये लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड है, उसका भी इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ये लैम्डा को एडजस्ट करके दोनों का रिजल्टेंट 0 ला दो। कर सकते हो क्या आप ऐसा, नहीं कर सकते आप इसको ऐसा, क्योंकि आप इसको आगे पीछे करके ज्यादा से ज्यादा इसकी डायरेक्शन पीछे कर दोगे या आगे कर दोगे, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा कर दोगे, कुछ भी कर लो, इसके साथ ऐड होकर के रिजल्टेंट कभी 0 आएगा ही नहीं ना इसका। हाँ सर नहीं और आएगा। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप इसको 0 कर दोगे तब भी रिजल्टेंट अकेला यही रह जाएगा। तो ये होता है। चलिए, है ना। अब आज के लिए इतना बहुत है, इसके ऊपर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो क्वेश्चंस आपको करने। थैंक यू, अभी दे रहा हूँ थोड़ी देर में।